प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारियाँ हासिल की, उससे प्रेरणा लिए। अब आगे हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया। आमूल का मतलब थोड़ा मोड़ा। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई, बहस होने लगी। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े, यानी हिस्सा लेने लगे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव्स कहा जाता है इंग्लिश में इसे थे, तो कुछ उदारवादी लिबरल्स या आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में कई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली विचारों का हिस्सा बन गया। अब आइए देखते हैं कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या थे। विस्तार से इसको हम लोग देखेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल सत्ताधारियों को ही मिलना चाहिए, और ये थे क्या, उदारवादी। अब देखते हैं इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग
ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित था। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। भाई महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। संकेंद्रण का मतलब कि एकत्रित करना, भंडारण करना। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। अभी तक उदारवादी और रेडिकल देखे आप लोग, अब देखिए रूढ़िवादी, यह दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी और आमतौर पर परिवर्तन के विचारों को विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, यानी अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे। यानी रूढ़िवादी पुराने ख्यालों के लोग थे, चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन पुरानी चीज़ों को एक बार या अचानक ना बदला जाए, धीरे धीरे बदलाव हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। इस तरह से हमने रूस में या यूरोप में सामाजिक परिवर्तन के युग की चर्चा करते हुए समाज के 3 वर्गों को चिन्हित किया: उदारवादी, रेडिकल्स यानी आमूल परिवर्तन वाले लोग, और तीसरा रूढ़िवादी। बस आज इतना ही। इसे ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। शेष कल। धन्यवाद।